हेलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग 4 जनवरी 2021 की। और नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने अभी 2-3 दिन मिस कर दिए, एटलीस्ट 3 दिन हमने मिस किए बीच के अंदर में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उनको हम कवर कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ऐसे भी हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि बीच में कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपको मैंने पहले भी आपको नंबर यहाँ पर बताया हुआ था, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर वीडियो वगैरह ना आए और आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, तो वो आप इस नंबर के ऊपर में पूछ सकते हो कि वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा, या कुछ भी मतलब आपके दिमाग में हो, या इसके अलावा कोई भी हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर में यहाँ पे मैसेज करके कोई भी क्वेरी वगैरह ले सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हमारा 4 जनवरी 2021। और इसके अंदर में आज का जो आंसर है उसके लिए हम पहले क्वेश्चन सिलेबस देख लेते हैं, क्या हमारा सिलेबस होगा। हमने स्टार्ट किया हो पॉलिटी के अंदर में कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले हम 2-4 दिन तक सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो साथ में। और अगर अभी प्रिपेयर नहीं भी कर रहे तो आराम से इन क्वेश्चन को देख लो। आंसर राइटिंग नहीं भी कर रहे तो भी इन क्वेश्चन को देख लो, इनको सेव करके रख लो, बाद में आपके ये काम आएंगे। आपको पता होगा कि पॉलिटी के अंदर में आपके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आपकी एक कंटिन्यूटी बनेगी और एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में जब आप इनको कवर करोगे, जब भी कवर करो 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, तब आपके लिए काम आएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास सिलेबस है, इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म आ रहा है बेसिकली, ये इशू वगैरह अगर इनको छोड़ोगे भी तो टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट, ये मतलब सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फेडरलिज्म टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है। और ऊपर से सेकंड हमारे पास में फेडरलिज्म का ही छोटा भाई वो आता है लोकल गवर्नमेंट। ये भी हमारा फेडरलिज्म के प्रोविज़न के अंदर ही आ जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट और उनके अंदर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी पावर, फाइनेंसिस में क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन। ये मतलब सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही। तो एक है फेडरलिज्म, दूसरा लोकल गवर्नमेंट। सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है, विजन आईएएस की 3 साल की बुकलेट निकालो, मेंस 365 की, वहाँ से इनके टॉपिक आप कवर कर लो। कौन कौन से टॉपिक कवर करो? एक तो फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। क्या इंडिया ट्रूली फेडरल है या नहीं, वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये इनके एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी विजन आईएएस की बुकलेट के अंदर। सेंटर स्टेट के रिलेशन, पहले तो कुछ बेसिक कवर करने हैं। कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है इसी तरीके से, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इनके बीच में किस किस तरीके के रिलेशन है, इनको लक्ष्मीकांत से पहले कवर करो। उसके बाद में इनके अगर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन में कोई लॉ पास किया जाता है, उसके अंदर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका फेडरलिज्म पे, वैसे क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे करंट अफेयर के अंदर में। वैसे ही फाइनेंस के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कुछ चेंजेस हैं, तो इसमें लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा आपका, उसमें ज़्यादा कोई करंट नहीं है। लेकिन इनके अंदर में फाइनेंशियल के अंदर में कि जैसे जीएसटी का क्या असर पड़ा, तो वो भी हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर में। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है ट्रेंड के ऊपर कि पहले के समय में अच्छे थे, अभी के समय ख़राब हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। जो विजन की बुकलेट है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलता तो उसको डायरेक्टली गूगल सर्च करो, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें मतलब ये कोई काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, कुछ खास टॉपिक नहीं, आप इनको कवर कर सकते हो। कोई भी आपको मटेरियल मिलता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मार्केट के अंदर, वहाँ से ईजिली इनको कवर किया जा सकता है। उसके अलावा इंटर स्टेट रिलेशन, उसके अंदर में वाटर के डिस्प्यूट, ये पहले तो आप लक्ष्मीकांत के अंदर में इस टाइप का चैप्टर है उसको कवर करो, बेसिक को कवर करो, प्रीलिम भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा साथ में। उसके बाद में जाओ एडवांस लेवल के ऊपर, करंट के अंदर क्या है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, पब्लिक एट रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनको मतलब किस तरीके से मान्यता मिलती है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। इंटर स्टेट ट्रेड, कमर्स की क्या प्रोविज़न है, जोनल काउंसिल के बारे में। उसके अलावा वेरियस कमेटी जैसे सेकेंड ईआरसी, पुंची, सरकारिया, इनके बारे में ज़्यादा नहीं तो 5-5 शब्द, 5-5 लाइनें तो याद कर ही लो इनके बारे में कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या बोलते हैं, ये गवर्नर के ऊपर क्या बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें याद कर लो। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी रिपोर्टें पढ़नी है, जैसे सेकेंड ईआरसी आप सारी कवर करने लगो। मैक्सिमम चीज़ें उनकी मिल जाती हैं आपको, जो आपकी करंट अफेयर की बुकलेट्स होती हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपने कवर करना भी हो तो मार्केट के अंदर समरी मिलती है, उनको कवर करो, उतने से आपका काम चल पड़ता है। अदरवाइज़ ये हमारी 15 साल पुरानी रिपोर्ट है सेकेंड ईआरसी, इसका ऐसा नहीं कि आपको कवर करनी पड़ेगी, उसकी 50-50 घंटे की आप वीडियो देख रहे हो, वो टाइम वेस्ट होता है। मतलब आप कर सकते हो लेकिन वो टाइम वेस्ट है। ऐसी पुरानी सी रिपोर्ट, 15-20 साल पुरानी रिपोर्ट को मतलब इतना रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अंदर में नोट्स मिलते हैं जिनसे आप इनको जल्दी कवर कर सकते हो, या अगर गूगल के ऊपर भी टाइप करोगे तो कोई ना कोई आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे रिपोर्ट्स के ऊपर, वहाँ से कवर कर लो।
ठीक है। तो वहाँ से हो जाएगा पंची कमीशन, सरकारिया, इनकी रिकमेंडेशन दे के रखी है लक्ष्मीकांत में, उतना कर लो। 4-5 पॉइंट याद करने हैं बस, और ये पता होना चाहिए पंची कमीशन ने बोला, सरकारिया ने बोला। पहले इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते थे, या दूसरे जो हमारे एग्जाम है उनके अंदर पूछ लेते हैं, कोई प्रोविज़न बोलेंगे और बोलेंगे ये सरकारिया कमीशन ने बोला या किसने बोला, लेकिन आईएएस के अंदर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल, उसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट का रोल हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंदर में, और जर्नल उनका रोल किस तरीके से वो काम करती हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल, उसके बारे में कि वो अच्छे से फाइनेंस दे रहा है या नहीं, स्टेट के द्वारा उसका गठन किया जाता है या नहीं, ये सब चीज़ें आपकी मतलब एक ही टॉपिक में कवर हो जाती हैं। या लोकल गवर्नमेंट, उसके अंदर 11वां-12वां शेड्यूल मिल जाएगा। तो आपको लोकल गवर्नमेंट में पंचायत भी कवर करनी है, 12 शेड्यूल के अंदर म्यूनसिपैलिटी भी, ये सारे एक ही चीज़ में मिल जाएंगे। और जो मैं आपको विज़न आईएएस का बता रहा हूँ उसके अंदर में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसमें तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, उसमें पूरा सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। जो यहाँ पे जो भी स्टेप हैं ये सारे ही मिल जाएंगे। इसके अंदर में 1-2 टॉपिक ना मिले ऐसा हो सकता है, तो उन टॉपिक को आप एक्स्ट्रा गूगल कर लेना, अदरवाइज़ ये टॉपिक इनफ होंगे आपके लिए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन इंडियन पॉलिटी। तो रीजनल पार्टीज़ का क्या रोल है इंडियन पॉलिटी के अंदर में। फेडरलिज्म टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है, कि क्या असर पड़ रहा है इनका फेडरलिज्म के ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो इस टाइप का आ सकता है। अब मान लो आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, रीजनल पार्टी का क्या रोल है, या कुछ आपको 2-3 पॉइंट पता है आपको, तो अगर आप अभी आंसर राइटिंग नहीं भी कर रहे तो भी इस इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो की तरह देख सकते हो, अपनी नॉलेज को एनरिच कर सकते हो, और एक पैटर्न पता कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बैकग्राउंड अगर पता हो थोड़ा तो लिखेंगे, ना पता हो तो छोड़ भी सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन। मेन क्या है इसका, क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मेन कंटेक्स्ट में आ रहे हैं इसमें, कि पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे, और बाकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इनको तो सभी लोग लेते हैं। तो हमारी इंट्रोडक्शन जब आपने करनी हो तो आप ये देखो आपको कौन सी चीज़ पता है उसके बारे में, क्या मतलब कोई डाटा वगैरह उसके बारे में पता है, कोई डेफिनेशन उसके बारे में पता है, तो इन चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा मतलब आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता सोचने का, पर हमें कुछ ना कुछ पता ही होता है उसके बारे में, कोई डेफिनेशन वगैरह पता हो, कोई डाटा उसके बारे में पता हो, उसका ओरिजिन वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह इशू का, उन चीज़ों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी के लिए। हमारे पास 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 8 उसमें नेशनल पार्टी हैं, 52 स्टेट पार्टीज़ हैं। तो ये हमारे पास पार्टी हैं जिनको रजिस्टर किया गया है, ठीक है, लगभग 2500 के करीब में पार्टीज़ हैं। उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी इलेक्शन के अंदर में, उसके बेस के ऊपर उनको या तो नेशनल पार्टी बना देंगे या हम स्टेट पार्टी बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में रीजनल जो पार्टी की बात करते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर में तो हमारे पास में बड़ी पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर में जो पार्टीज़ हैं जो कि मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को ही कैटर करती हैं, ज़्यादा उनका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वैसी पार्टीज़ का ग्रोथ देखने को मिलता है 1967 के इलेक्शन से। तो ये हमारे पास में 1952 में फर्स्ट इलेक्शन होंगे, 57 के अंदर में सेकंड होंगे, 62 के अंदर थर्ड इलेक्शन, 67 में फोर्थ इलेक्शन। तो फोर्थ इलेक्शन के अंदर में कांग्रेस की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो चुकी है इस समय, उसके बाद लाल बहादुर जी शास्त्री उनकी भी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद में फिर हमारे जो कांग्रेस की कमान थी उसके अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो 67 के अंदर इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस वीक परफॉर्मेंस दिखाती है, और नेशनल लेवल के ऊपर में और स्टेट लेवल के ऊपर भी काफ़ी वीक होती है। 8 राज्यों के अंदर में मेजॉरिटी लाने में असफल होती है कांग्रेस अपने दम पे। तो अब रीजनल पार्टी का उदय होना शुरू होता है 67 के अंदर। उसके बाद बैकग्राउंड अगर पता है तो लिखो, अदरवाइज़ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे 52 से लेके 64 तक तो हमारे नेहरू जी थे, तो उस समय तो नेहरू जी मतलब काफ़ी डोमिनेंट लीडर थे, तो ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया चाइना के युद्ध से पहले मतलब उनका काफ़ी डंका बजता था, उसके बाद थोड़ी पोजीशन उनकी कमज़ोर होती है। उसके बाद में हमारा 64 के बाद में उनकी डेथ के बाद में कांग्रेस चरमराने लगती है, और उसके बाद में फिर स्टेट पार्टी राइज़ करने लगती है, और उसके अलावा भी नेशनल लेवल के ऊपर भी हमारी डिफरेंट पार्टीज़ थोड़ा बहुत अपने पाँव पसारने लगेगी। और फिर 1975 के अंदर में एमरजेंसी लागू की जाएगी। एमरजेंसी लागू करने के बाद 77 के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाएगी, और उसके बाद में फिर जनता गवर्नमेंट बनती है, मतलब बीजेपी और काफ़ी सारी पार्टीज़ इकट्ठी बन के आती हैं और वो पॉलिटिक्स चलाने लगती हैं। तो एक तरीके का कोएलिशन का दौर आता है उस समय, ठीक है। और ये जो हमने पीछे देखा 1967 से स्टार्ट होती है रीजनल पार्टी स्टार्ट होना, और 1969 में कांग्रेस टूट जाती है। कांग्रेस हमारा एक इंदिरा गांधी वाला फैक्शन और एक कामराज वाला फैक्शन, दो अलग हो जाते हैं कांग्रेस। उसके बाद मतलब बेसिक बात ये बोली जा रही है कि जैसे जैसे नेशनल पार्टी कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, नई नई पार्टियाँ उससे निकलती जा रही हैं, उसके लीडरशिप मतलब जैसे ही कमज़ोर होगी नई नई पार्टियाँ निकलने लगेंगी। उसके बाद में फिर हमारे पास में
1977 के अंदर में पार्टी बनेगी जनता गवर्नमेंट, वो चलाएगी उसको, और वो भी 2-3 साल तक चला पाती है, उसके बाद वो भी फेल हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमारी सत्ता के अंदर में इंदिरा गांधी फिर से बैक आएंगी, उसके बाद फिर सत्ताएँ काफ़ी चेंज होगी 90 तक। तो मल्टी पार्टी सिस्टम बन चुका होता है अब इंडिया में। रीजनल लेवल के ऊपर में, नेशनल लेवल के ऊपर में तो अभी बोला नहीं जा सकता कि उतनी बड़ी पार्टी कोई आ चुकी थी, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर में काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज़ आ चुकी थी। और इसी समय हमारा जो बीजेपी है प्रेजेंट डे, उसका राइज शुरू होगा। उस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसिडेंसेस होंगे, शाहबानो वाला केस होगा, बाबरी मस्जिद वाला केस चलेगा। ये हमारा 1992 के अंदर में तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हमारा ये इशू चल रहा था, जिसके अंदर में मतलब बीजेपी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो ये उस समय की बात है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्रिएट होता है, बीजेपी धीरे धीरे करके राइज करना शुरू करेगी, कांग्रेस में वीकनेस देखने को मिलेगी, कोएलिशन का दौर होगा, तो रीजनल पार्टी मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे आ जाती है। और फिर 1996 के बाद में तो हमारी एनडीए और यूपीए, दो कोएलिशन हमें सामने देखने को मिलती हैं। एक बीजेपी के द्वारा लेड की जा रही हैं, प्लस उनके साथ छोटू मोटू पार्टीज़ हैं, और कांग्रेस प्लस उनके साथ में छोटू मोटू पार्टीज़ हैं। तो अब जो है 1996 के बाद में लगभग 23 रीजनल पार्टी किसी न किसी रूप के अंदर में हमारी रूलिंग गवर्नमेंट को समर्थन देती रहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये मतलब एक तरीके की रीजनल गवर्नमेंट हमारी काफ़ी पावरफुल बन चुकी हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं नेशनल गवर्नमेंट को। तो ये जो रीजनलाइजेशन हो रहा है, जैसे बंगाल के अंदर में टीएमसी रीजनल पार्टी है, तमिलनाडु के अंदर में कोई भी नेशनल पार्टी अच्छा स्कोर नहीं कर पाती, ना बीजेपी ना कांग्रेस, केरल के अंदर में भी। तो ये जो रीजनलिज्म वाला केस है, इसकी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो क्वेश्चन में पूछा गया। पहले तो ज़्यादा ऑटोनॉमी और कंप्लीट तरीके से कंपटीशन वगैरह कर सकते हैं वो। अब आपने मतलब एक तरीके का अपने लिए रीजनल तरीके की पार्टी चूज़ कर ली, अब वही पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है रीजनल, आपके अपने तरीके से काम है, अपने तरीके से कंपटीशन हो रहा है, अच्छे से compete करते हैं, ऑटोनॉमी है उनको, कोई दूर से चाबी से उनको नहीं चला रहा नेशनल लेवल पे, ठीक है। ऊपर से वहाँ अपनी स्टेट की बात करते हैं वो, अपनी स्टेट में कोई माइनॉरिटीज़ है उनकी बात करेंगे। जितना छोटे लेवल के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट बन रही है, उतना ज़्यादा सत्ता डिसेंट्रलाइज होगी और आम जनता तक वो सत्ता पहुँचेगी और लोगों की आवाज़ को सुनेगी। उसके अलावा अथॉरिटेरियनिज़म को चेक करेगी। अगर आपकी छोटी छोटी पार्टीज़ बनी हुई हैं, नेशनल लेवल के ऊपर में अगर अथॉरिटेरियनिज़म टेंडेंसीज़ आती हैं, तो स्टेट वाली जो पार्टीज़ हैं वो इनकार कर देंगी उसको फॉलो करने के लिए, वो अपने तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। वो उसको नेगेटिवली भी अब्यूज़ करती हैं, बट इस केस के अंदर में अथॉरिटेरियनिज़म, अगर आपने इमरजेंसी भी लगा दी तो स्टेट पार्टी इनकार कर देंगी उनको मानने के लिए, अगर उनकी पावर काफ़ी अच्छी होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये आ जाएगा। ऊपर से एक नया मॉडल बताती हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसे केरल के अंदर में अच्छा खासा ह्यूमन डेवलपमेंट का अच्छा मॉडल है, वहाँ पे भी रीजनल पार्टीज़ ज़्यादा राज करती हैं, ठीक है। जैसे वहाँ की जो सीपीआई है वो रीजनल लेवल के ऊपर ही मान सकते हो, है तो हमारे पास में काफ़ी अदर स्टेट्स के अंदर भी है वो, लेकिन एक रीजनल पार्टी उसको माना जा सकता है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर में काफ़ी कम एरिया के अंदर में बचे हुए हैं, बंगाल के अंदर में थोड़े बहुत हैं और केरल के अंदर में, तो उनका भी डेवलपमेंट मॉडल एक अच्छा डेवलपमेंट मॉडल हमें प्रेजेंट होता है। तमिलनाडु का अपना सिस्टम, अपना डेवलपमेंट मॉडल उनके द्वारा बताया जाएगा। तो वैसे ही कर्नाटक, हमारे तमिलनाडु, केरल, बंगाल, ये अपने अपने तरीके के एक नए तरीके वाली हमें चीज़ें बताते हैं कि इस टाइप की चीज़ें हेल्थ सिस्टम के अंदर में ये सब नए आविष्कार किए जा सकते हैं। तो एक हमें नया डेवलपमेंट का मॉडल मिलता है। रीजनल लेवल के ऊपर नेशनलिज्म स्ट्रेंथन होता है। रीजनल लेवल के ऊपर में अगर आपको सेंस मिलती है कि मैं तमिलनाडु से हूँ और मेरी पॉलिटिकल मतलब तमिलनाडु की एक आइडेंटिटी है, उस लेवल के ऊपर एक तो कल्चर की प्रोटेक्शन होती है, दूसरा आप दूसरी स्टेट से compete कर सकते हो, आसपास के लोगों से compete कर सकते हो, और एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की स्पिरिट के अंदर में डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव लेवल पे। नेगेटिव पे क्या हो सकता है, आप अननेसेसरी हार्डल क्रिएट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कोई स्कीम वो लॉन्च करेंगे, आप इनकार करोगे, हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सीबीआई की जनरल कंसेंट को वापस ले लेंगे। जैसे आयुष्मान स्कीम काफ़ी सारी स्टेट के द्वारा, जो नॉन बीजेपी स्टेट है उनके द्वारा उसको फॉलो नहीं किया गया। वैसे ही इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे वाटर का कन्फ्लिक्ट है कर्नाटक तमिलनाडु, तो वहाँ पे भी अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट होती, मान लो दोनों प्लेसेस के ऊपर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो कुछ कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के बीच में, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे तीस्ता रिवर है हमारे पास जो इंडिया से बांग्लादेश में जाती है, उसकी वाटर शेयरिंग के ऊपर काफ़ी इशू होता है, और वेस्ट बंगाल उसके ऊपर हर बार जो है वेस्ट बंगाल उसके ऊपर में वीटो लगा देता है जब भी कोई एग्रीमेंट होना होता है इसके ऊपर। तो उसके अलावा रीजनल आइडेंटिटी कई बार नेशनल आइडेंटिटी को सुपरसीड कर लेती है। रीजनल आइडेंटिटी बोलेगी कि हम अपनी एक जैसे सेपरेट नेशन की डिमांड कर सकते हैं वो, जैसे तमिलनाडु के अंदर में आज़ादी के बाद में सेपरेट देश बनाने की मांग चली, तो रीजनल पार्टी जैसे डीएमके वगैरह उनके द्वारा उसको सपोर्ट किया गया, तो वो हमारा नेशनल आइडेंटिटी को कई बार वो सरपास कर लेता है।
एंड के अंदर में कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हो, पूरी समरी दे सकते हो इसकी। आप बता सकते हो रीजनल पार्टी हेल्प करती हैं ज़्यादा डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन अचीव करने के लिए। और हालांकि उनसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम उन अराइज होती हैं उनके राइज से, उनको हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आप कंक्लूजन दे सकते हो। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।